जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आप लोग को हम पढ़ा रहे थे क्या एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में। उसमें हम लोग दोस्तों 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोगों को 7 चैप्टर में एक अनोखा सम्राट के बारे में पढ़ना है जो युद्ध को त्याग दिया था, अशोक के बारे में। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे इसका। आइए हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या इसका रणनीति थी। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन के दादाजी को एक सड़क पर जो है कड़क नोट मिला था। उसने उसके साथ हाथ में दबा कर रखा। उसने एक नई सीढ़ी खरीदने को बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल एक नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। जिससे तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर बने हुए थे। उसने सोचा आखिर ऐसा शेर क्यों बना हुआ है। तो वो शेर के बारे में सोच रही हुई थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे सही रूप से जाने तो वो अशोक स्तंभ को देख रही है और अशोक स्तंभ में ही वो शेर को देख रही है, ठीक है ना, जो हर एक के जो है नोट पर छपा हुआ होता है। तो इसके बारे में ये सोच रही है। देख लीजिए, इसी को वो देखी होगी दोस्तों। इसमें देख लीजिए अशोक स्तंभ है ये, और इसी में दोस्तों ये शेर जो है बना हुआ है। तो यही चीज़ वो देखी होगी अपने पैसों में, कड़क नोट में जो उससे मिला है। बोल रहा है एक बड़ा सम्राट, एक बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। बोल रहा है हम जिस शेरों के चित्र रुपया पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। तो लंबा इतिहास रहा ही है हमारा अशोक स्तंभ का। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है उस पर शेर बना हुआ होता है, वही दोस्तों पैसों पर ही चिपका हुआ होता है। तो उसको एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया और उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो अशोक स्तंभ का आप लोग नाम सुने होंगे, वो सारनाथ में स्थित है और विशाल स्तंभ पर जो है स्थापित है और पत्थर को काट करके वो बनाया गया है। बोला दोस्तों इतिहास के महान राजाओं में से एक थे अशोक। बहुत महान राजा था अशोक। इसके कई स्तंभ और पत्थर पर शिलालेख उत्तीर्ण करवाए थे। इससे पहले कि हम यह जानें कि इस अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उसके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। मतलब उसके राज को साम्राज्य क्यों कहा गया। बहुत बड़ा साम्राज्य था, कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य है। तो क्यों कहा गया, ये जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसकी दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो सोच लीजिए दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दादाजी जो थे वही इसका स्थापना किए थे। किसका मतलब इस साम्राज्य का स्थापना जो है उसके दादा किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पोता थे अशोक। और इसके बिंबिसार आ जाता है, बिंदुसार है बीच में एक इसका पुत्र। अब बिंदुसार का ही बेटा है अशोक। एक बिंबिसार है दोस्तों और एक बिंदुसार है। तो बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंबिसार पहले है और बिंदुसार बाद में पड़ जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हैं बिंदुसार, उसके बेटा हैं अशोक। तो इस प्रकार से अशोक के दादा हुए चंद्रगुप्त मौर्य और 2300 साल पहले इन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य में ही इसकी स्थापना की थी इस साम्राज्य को, जिस पर जो है अशोक बाद में शासन किया। चाणक्य कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौटिल्य ही थे, जिसका एक चाणक्य भी नाम था। तो ये क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यही जो है शासन पर मतलब बैठाए थे मुख्य रूप से। और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में भी मिलती है। तो चंद्रगुप्त के दोस्तों किताब है अर्थशास्त्र, उसमें कई सारे जो है वर्णन इनका मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों एक वंश के बारे में बताया कि वंश क्या होता है। तो देख लीजिए वंश क्या होता है। जो बोल रहा है जब एक परिवार या एक सदस्य के कई एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे कि एक वंश कहते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भी वंश कहा जाता है कि कितने पीढ़ी से या कितने वंश से चल रहा है। तो मतलब मान लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा हुआ, फिर उसके बाद बिंदुसार हुआ, फिर उसके बाद अशोक हुआ, उसके बाद भी फिर कोई अशोक के बेटा आएगा। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पे चीज़ें चलती रहती है। एक के बाद एक के बाद सारा एक ही परिवार से है या सारा एक ही मतलब परिवार से है। तो उसी को दोस्तों कहते हैं वंश, यानी वंशानुगत तरह से पद का निर्धारण, ठीक है ना। तो उसको दोस्तों कहते हैं वंश। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन। तो एक बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो 3 महत्वपूर्ण उसमें शासक थे। एक सबसे पहले जो स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा बिंदुसार, तीसरा उसका बेटा अशोक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बोला है साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसको हम लोग जो है मानचित्र में यहाँ पे काले बिंदु में दिखाया गया है। तो ये मानचित्र है, देख लीजिए। इसमें काला बिंदु जैसे तक्षशिला हो गया, यहाँ पे सॉरी देख लीजिए, यहाँ पे ये तक्षशिला है। फिर यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों उज्जैन है, पाटलिपुत्र है और राजगीर वगैरह भी था।
तो पाटलिपुत्र दोस्तों इसका राजधानी रहा है, ठीक है ना, मगध का बाद में। पहले से तो उसका राजधानी राजगीर ही था, ठीक है ना। तो एक कुछ महत्वपूर्ण नगर यहाँ पे दिया गया है मौर्य साम्राज्य का। इसकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर में रहे थे। तो राजधानी जहाँ पे थी वहीं पे इसका चित्र स्थापित किया गया है, मतलब दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे थी। पाटलिपुत्र में, उज्जैन में और तक्षशिला में। और उज्जैन दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है शायद, ठीक है ना। तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का एक रास्ता था। उसके बाद शायद नगरों के व्यापार और सरकारी अधिकारी शिल्पकार रहा करते थे। बोल रहा है साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। तो किसान और पशुपालक भी ही थे आमतौर पर लोग। बोल रहा है कि मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था, पर वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवर का शिकार भी करते थे वो लोग। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो भाषा का भी वहाँ पे जैसे अभी भी कहीं कहीं अलग भाषा बोला जाता है, तो मतलब वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी वो लोग पहनते थे। तो आज भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था। इधर दोस्तों देखिए एक चीज़ दे रहा था, जिस स्थान पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। तो जहाँ जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले उनको दर्शाया गया है। और ये सारे जो साम्राज्य के भीतर ही इसका नाम था उसका। देखिए यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है, कंधार से भी मिला है उनका अभिलेख अशोक का आलम। तो देखिए कितने सारी जगह से, जैसे कौशाम्बी से देखिए मिल रहा है, सारनाथ से, जैसे देखो रूपनाथ, गुंजर, लुम्बिनी, कसली, मेरठ, बल्लापुर, दिल्ली, टोपरा, मतलब शहबाजगढ़, मेन, सेवरा, तो सारे चीज़ जगह से जो है मिला है। कलिंग से मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे धौला है, सारे लोग जगह से जो है इसका अभिलेख मिला है। सांची दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे सांची का एक स्तूप भी मिला है। रूपनाथ है, यहाँ पे सारनाथ का स्तूप है, सांची का स्तूप भी है। तो यहाँ से अभिलेख इनके मिले हैं, ठीक है ना। फिर गिरनाथ इधर हो गया। तो सारी जगह से इनको बहुत सारी जगहों से जो है इनका मतलब अभिलेख मिला है, ठीक है ना। तो अभिलेख का दोस्तों कहानी हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो जान लीजिए क्या अभिलेख, जिसको धातु पर या पत्थर पर खोद करके जो है दोस्तों लिखवाया जाता था, और ये अभिलेख होता था। और पांडुलिपि तो हाथ से लिखी जाती थी। बोल रहा है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। तो साम्राज्य की अगर बात करें तो राज्य से बड़ा होता है, उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है। मतलब सेना होते हैं जिनकी रक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा के लिए। राज्य की रक्षा के लिए एक्चुअल सेना नहीं होते हैं, लेकिन साम्राज्य की रक्षा के लिए सेना होते हैं। सम्राटों के राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। मतलब कि सम्राट जो है साम्राज्य का राजा होता है, और राजा जो है राज्यों का मतलब संचालक होता है, जो राजा होता है। और साम्राज्य का जो संचालक होता है वो सम्राट होता है। तो सम्राटों को जो है राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सेना उनको रखनी होती है। बोल रहा है कि इसका कारण सबसे बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। मतलब कर इकट्ठा करने के लिए, वसूलने के लिए भी अधिकारी वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे प्रशासन दे रहा है, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, ठीक है ना। बहुत बड़ा था ये मौर्य साम्राज्य, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र या उसके आसपास के जो इलाका है, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। वो लोग को नज़दीक था, वो राजधानी भी था, तो सीधा नियंत्रण लोग इसका रखते थे, पाटलिपुत्र का। इसका मतलब यह हुआ कि इलाकों के और गाँवों के, शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब कर इकट्ठा करने को अधिकारी भेज दिया और कहा कि कर बटोर कर कहाँ से ले आओ, टैक्स जिसको आज के कहते हैं। बड़ा जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उसको सजा देते थे। मतलब जो नहीं देते थे कर, उसको अधिकारी को ये मतलब अधिकार दे दिया गया कि तुम उसको सजा भी दे सकते हो। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जासूस अधिकारियों का कार्य कल्याण, मतलब कि एक जासूस भी रखा जाता था, संवेदवाहक जिसको कहते थे। राजा कहता था कि जो हम अधिकारी नियुक्त किए हैं कर वसूलने के लिए, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, उसको देखभाल तुम करो गुप्त रूप से, हमको मतलब उससे चुपके से हमको जो है संदेह दोगे। तो ये संदेहवाहक होता था, ठीक है ना। तो अधिकारी पर नज़र रखता था। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी भी शासन किया जाता था। तो पहले इसका राजधानी उज्जैन और तक्षशिला भी रह चुका है, ठीक है ना। तो शासन क्या करता था, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। तो देखिए पाटलिपुत्र पर राजा का सीधा नियंत्रण था, उसके बाद पाटलिपुत्र से उज्जैन और तक्षशिला पर भी नज़र रखा जाता था नियंत्रण। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। तो दोस्तों एक्चुअल में पटना में कोई राज्यपाल नहीं था ऐसा, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन का दूर पड़ता था, राजा को सीधा नियंत्रण में नहीं
रख पाता था उसको, तो वहाँ पे राजकुमार भेज दिया जाता था कि तुम वहाँ पे जा कर के कार्यभार संभालो। लेकिन ऐसा लगता था कि उन जगहों पर स्थानीय परंपराओं को और नियमों को ही माना जाता है। तो अप्रत्याशित केंद्रों के रूप में विस्तृत क्षेत्र इलाके में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। मतलब जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर भी ये लोग नज़र रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट मिलते थे, मतलब संसाधन में कर या भेंट में जो मिलते थे यहाँ से, उनको ये लोग क्या करते थे कि इकट्ठा करते थे। जैसे कि एक चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो संसाधन नजराने के रूप में यहाँ इकट्ठा किया जाता था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि नजराना देते थे राजा को, ठीक है ना। जहाँ कर नजराना क्या होता है वो समझिए, यहाँ पे दे रहा है नजराना क्या होता है। बोल रहा है यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब नजराना जबरदस्ती नहीं, जो स्वेच्छा से देते थे वही नजराना होता था। राजधानी में सम्राट, अब देखिए एक कहानी दे रहा है, बोल रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये लोग दोस्तों एक क्वेश्चन याद करने लायक है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो हम बार बार कहते हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसे नोट करता चलिए। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग इसे इन एनसीईआरटी को एक झटके में मत लीजिए, सिंपली चीज़ इसको मतलब हंसते खेलते ऐसा पढ़ लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कि ये मेगास्थनी जो था इस सेल्यूकस निकेटस था उसका राजदूत था, ठीक है ना। मेगास्थनी ने जो कुछ लिखा देखा ना उसका विवरण किया, तो एक विवरण भी किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था तो क्या लिखा है देखते हैं। बोल रहा है कि साम्राज्य का जनता के सामने आने का अवसर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो जब भी जनता के सामने कोई सम्राट आता था तो उसको जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोना के पालकी में बैठा करके ले जाया जाता था, किनको मतलब राजा को। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। कुछ पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था और जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। दोस्तों देख रहे हैं कितने मान सम्मान के साथ राजा को मतलब जनता के सामने लाया जा रहा है। उन्हें पालकी पर बैठाया जा रहा है, वो भी सोने की पालकी पर। उसके बाद दोस्तों मतलब उसके अंगरक्षक जो है वो पेड़ लेकर के चल रहे हैं, तो पेड़ पर मतलब तोता भरा हुआ है और इस तरह की चीज़। तो कितनी मान सम्मान के साथ लाया जा रहा है राजा को, वो देख रहे होंगे कितना उनका वैल्यू दिया जाता होगा जनता के द्वारा। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे, मतलब जो हथियार लिए हुए वो महिला उनको घेरे हुए रहती थी, ठीक है ना। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश न करे। तो वो इतनी राजा होते थे कि वो इनको हमेशा भय बना रहता था कि कहीं कोई हत्या न कर दे। उन्हें खाने से पहले उसका खास नौकर जो है खाना खा करके उसको चखते थे, उसके बाद ही उनको उस खाना को खाते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में भी नहीं सोते थे, मतलब आज एक कमरे में सो रहे हैं तो कल कोई और कमरे में सोना है, एक ही कमरे में 2 रात लगातार नहीं सोते थे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कितना वो लोगों को मतलब मान सम्मान दिया जा रहा है राजा को। अब पटना के बारे में कुछ दे रहा है दोस्तों, आधुनिक पटना के बारे में, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। तो देख रहे हैं इसमें किलाबंदी है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। तो राजा का महल किस चीज़ से बना है? काठ से बना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, तो बनाकर ही छोड़ नहीं दिया गया, अलंकृत भी उन्हें कर दिया गया पत्थर की नक्काशी से। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए घने बसेरे से घिरा हुआ है। तो इसके चारों ओर घना बसेरा है, मतलब उद्यान है, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाँ चहचहाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा तरह से इनको जो है महल को बनाया गया है। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके दे। तो उन लोग जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें मंगवाते थे, जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था कि आवागमन के दौरान जो मतलब चीज़ें थी नजराने के रूप में जो आता था, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। नजराने के तौर पर उनको ये सब उम्मीद रहती थी कि लकड़ी, मधुमेह जैसी चीज़ें ला करके उनको दिया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं अशोक के बारे में। यहाँ पे अशोक के बारे में बोल रहा है। अशोक दोस्तों मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ संस्थापक किया इसका संस्थापना। उसके बाद फिर इसका बेटा बिंदुसार कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद फिर अशोक सम्राट अशोक आए।
तो ये बहुत प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। दोस्तों इन्होंने बहुत सारा अभिलेख मतलब खुदवाया, इतना अभिलेख मतलब सबसे अधिक अभिलेख खुदवाया है आज तक के शासक ने। और मतलब उसके द्वारा ही जनता के पास जो भी संदेश पहुंचाना होता था वो पहुंचाते थे, और जनता उनको समझ भी लेते थे पढ़ करके, क्योंकि वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। और उनकी लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में दोस्तों वर्णन करता है। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है कलिंग का युद्ध, क्योंकि दोस्तों अशोक अपने पूरे कार्यकाल में मतलब पूरे कार्यकाल में मात्र एक ही युद्ध लड़ा, वो कलिंग का युद्ध था। तो दोस्तों सोच लीजिए क्यों एक ही युद्ध लड़ करके अशोक छोड़ दिया, कैसा युद्ध था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देख लेते हैं क्या था कलिंग का युद्ध। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग का विजय की। मतलब कलिंग पे लड़ा तो युद्ध जीत जाता है, लेकिन फिर भी ये युद्ध आगे नहीं करता है, इसका कारण कुछ तो होगा। तो जब राजा अशोक जो है राजा बनता है, उसके ठीक 8 साल के बाद कलिंग पर जो है इन्होंने युद्ध करता है कलिंग से, और कलिंग को जीत लेता है। लगभग 150 लोग इसमें बंदी बना लिए जाते हैं। इस युद्ध में जीत तो जाता है, लेकिन 150 लोग को बंदी बना लिया जाता है, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है ना। तो उनको इस बात से काफ़ी दुख होता है कि हम क्यों आखिर ये सब कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग को मार दिए, फिर 1.5 लाख लोग को बंदी बना लिए, तो तब जा कर के हम कलिंग को जीत पाए हैं। तो इनको बहुत दुख होता है। जबकि स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दसों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को क्या करते हैं, खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मतलब जीत तो गया है इनको, लेकिन फिर भी ये पश्चाताप कर रहा है कि मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी दीक्षा देने का निश्चय किया है। तो अब ये धर्म को अपनाएगा और ये युद्ध को त्याग देगा। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जितना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते को भी युद्ध न करना पड़े। तो ये भी देता है कि मतलब मेरा बेटा पोता नहीं युद्ध करे, इसलिए एक अभिलेख पर इतना जो है ये उल्लेख कर दिया कि हम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। मतलब बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, खून खराबा होता है, तो इनको अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा है कि हम धर्म के माध्यम से, धर्म वही हुआ धर्म को मतलब प्रकृत भाषा में धर्म कहा जाता है। तो मतलब यही कर रहा है कि धर्म के माध्यम से अपना मतलब साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो मतलब हम युद्ध के बारे में जो सोचते हैं वो हम ये सोचें कि हम अपने धर्म को कैसे बढ़ाएं। तो धर्म का संस्कृत शब्द देखेंगे तो धर्म हो जाता है, ठीक है ना। बोल रहा है अशोक का कलिंग युद्ध। तो देखिए यहाँ पे देता है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। अभी उड़ीसा में वो पड़ेगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्होंने इस युद्ध को वितृष्णा हो गई। मतलब युद्ध से ही उनको वितृष्णा हो गई, नफरत हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब धर्म पे आ जाता है। धर्म क्या है देख लीजिए। बोल रहे अशोक के धर्म को किसी देवता की पूजा और किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब कोई देवता को पूजा नहीं करना है, कोई कर्मकांड नहीं करना है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार या शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को भी निर्देश दे और उपदेश दे कि मतलब बुद्ध के उपदेश को वो प्रेरित करके बुद्ध जो भी करते हैं वो ठीक ठाक है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। मतलब कोई लोग कोई और धर्म को मान रहे हैं, कोई बौद्ध है, कोई जैन धर्म को मान रहा है, कोई मतलब वैष्णव धर्म को कोई मान रहा है, कोई शैव धर्म को। तो इस तरह चीज़ थी, तो वहाँ पर टकराव बढ़ जाती थी, ठीक है ना। उसके राज्य में अशोक के राज्य में तो वो सोचे कि नहीं, हम एक धर्म का प्रचार करते हैं ना, एक धर्म का जो है मानते हैं। थोड़ा जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था। तो धर्म में दोस्तों आकर के लोग इतना सारे चीज़, आज भी दोस्तों देखिए क्या होता है कि जानवरों और मनुष्यों तक यहाँ तक की बलि चढ़ा दी जाती है। तो ये बहुत भी मतलब क्रूर व्यवहार है। तो पहले भी ऐसा प्रचलन था। तो अशोक इसको रोका, धर्म का प्रचार किया, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि हम बलि चढ़ाएँ। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की।
तो एक अधिकारी होते थे धम्म महामात, देखिए, तो धम्म महामात नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और जो क्या करेंगे कि धर्म की शिक्षा देंगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेह कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया कि मतलब धर्म को हम लोगों को मानना चाहिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेह को उन लोगों को पढ़ करके सुनाएं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ करके वो लोग सुनाएं कि राजा जी क्या संदेश दिए हैं। वे मतलब जो नहीं पढ़ सकते थे, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका तक भी अपना दूत भेजते हैं कि मतलब इनको बाहर भी जा कर के प्रचार करें इस धर्म का। तो देखिए वो लोग बाहर भी भेज रहे हैं, जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, ग्रीस, श्रीलंका तक भी भेजते हैं। श्रीलंका में तो अपने पुत्र को ही वो भेजे थे, 2 पुत्र थे उनके, ठीक है ना। उन्होंने सड़कें बनवाई भी, कुएँ खुदवाए, फिर विश्राम गृह भी बनवाए। इनके अतिरिक्त उनके मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा भी व्यवस्था की। तो देख रहे हैं अस्पताल भी बना रहे हैं वो, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिया था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति को देखो, इस मूर्ति के बारे में बोल रहा है, यह मूर्ति के बारे में भी दिखाते हैं। बिहार के रामपुरवा के में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा अभी इस राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। दोस्तों देखिए एक मूर्ति कला का नमूना है, इसको अभी राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है अभी हमारे देश में इस चित्र को। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का चित्र है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखिए पढ़ते हैं। बोल रहा है अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था, वो दे रहा है क्या संदेश देता है अशोक अपने प्रजा के लिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उनके बच्चों को विवाह होता था, जब वो बीमार होते थे, जब उनके बच्चों को विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते तब वे अलग अलग अनुष्ठान करते थे। मतलब बीमार होते थे तो भी भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जाते थे, फिर विवाह होता था तब बहुत सारी चीज़ों पर जो लोग अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, उनका कहना है कि कर्मकांड वे किसी काम के नहीं थे। इनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगे। तो एक कौन सा रीति को मानने के लिए बोल रहा है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, मतलब सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों और श्रवणों को दान दो। तो ये रीति का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं कि कर्मकांड करने के लिए बोल रहे हैं। तो यही था इनका धर्म। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों की बातें गलत है। मतलब जो अपना धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरों के धर्म को निंदा करता है, ये बातें बहुत गलत है, दोनों गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब कि दूसरे धर्म को जो है वो बड़ाई कर रहा है और अपने धर्म को ही मतलब दूसरे धर्म को जो है बुराई कर रहा है, अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है। तो वो मुख्य रूप से दूसरे धर्म की नहीं, अपने धर्म की ही बुराई कर रहा है। जब वो अब दूसरे धर्म को जो है मान्यता नहीं दे रहा तो अपने धर्म को कैसे मान्यता देगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनको आदर करना चाहिए। उनके विश्वास को भी समझना चाहिए कि उनमें भी कोई ना कोई विश्वास उनका रहा होगा, तभी वो उस धर्म को मान रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिखा है कि इनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी भी हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ, देख रही है पढ़ने के बाद लग भी रहा है। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। तो इनका विचार दोस्तों आज भी किस तरह से प्रासंगिक है आपको पता होना चाहिए। अशोक के संदेश में उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों देखिए ये अशोक पढ़ने से और ये क्या बोलता है बौद्ध धर्म पढ़ने से, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ने से हम लोगों को बस हिस्ट्री में नहीं और इसको फ़ायदा मिलता है। जैसे देखिए अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 4 में भी इसकी जो है मदद मिलेगी, क्योंकि पेपर 4 में भी है नैतिकता के बारे में, बौद्ध नैतिकता और जैन नैतिकता पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें भी ये लोग जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा आज भी कैसे प्रासंगिक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकती है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए तो बहुत ध्यान से पढ़िए और मतलब फ्री माइंड होकर के पढ़िए, ताकि सारी बातें जो है आपको एक्चुअल माइंड में बढ़ता जाए। और जो इम्पोर्टेंट लगती है थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा नहीं होगा, लगता है कि 10 से 20 लाइन तो होगा लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा, बाकी सब को तो आपको पता नहीं होगा। तो वो चीज़ें लिखता चलिए मतलब अपने कॉपी पर, नहीं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। फिर नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा और फिर लगेगा कि नहीं एनसीईआरटी ठीक था, एनसीईआरटी लगता है फिर से दोबारा पढ़ लें, तो आपको ऐसा मन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है। आप लोग पढ़िए। यहाँ पे दोस्तों एक ब्राह्मी लिपि का दे रहा है, ब्राह्मी लिपि में ही जो है उसका मतलब अभिलेख मिले अशोक के, तो उसके बारे में बोल रहा है आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले 100 वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। अक्षर को लगभग भाषाओं की
लिपियों में देख सकते हैं। तो देखिए ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखा जाता था, लेकिन फिर देवनागरिक में ऐसे हो गया, फिर बांग्ला में ऐसे, मलयालम में और तमिल में इस तरह से लिखाता है। ठीक है, इसको दे रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी से जो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे देख लीजिए अन्यत्र दे रहा है एक। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। तो चीन का दीवार बनाया एक चीन के सम्राट ने अशोक से कुछ पहले। तो इनके बनाने का उद्देश्य था कि उत्तर सीमा के पशुपालक लोगों की रक्षा करना। लगभग 2000 साल पहले दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा प्रथम और ईंट से बनी, मतलब पत्थर और ईंट से दीवार बनी हुई। तो यहाँ पे देखिए चित्र भी दिया गया है, देख लीजिए इस दीवार को। इसके ऊपर सतह सड़क भी बनी हुई है, तो सड़क भी इसको ऊपर बना दिया गया है चौड़ी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था, तो ये बताना है आपको। और यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसको तो हम लोग सब जान ही गए हैं। संदेहवाहक कौन होता था, आपको पता है? संदेहवाहक जो है अधिकारी को, मतलब गुप्त रूप से अधिकारी का, मतलब राजा को जाकर के संदेह देता था कि अधिकारी ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो कर अधिकारी होते थे, कर वसूलने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसकी देखभाल के लिए संदेहवाहक को भेजा जाता था। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन से आंसर दिया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम इस चैप्टर को यहीं पे स्थायी, यहाँ पे देख लीजिए कुछ तिथियाँ। यहाँ आज से 2300 साल पहले जो है ये सब बातें हुआ था। इससे कुछ साल पहले जो चीन की दीवार बना था 2500 साल पहले। तो ये कुछ यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि कुछ दिया है। रेशम मार्ग से संपूर्ण व्यापारिक स्थल, तो देखिए व्यापारिक स्थल कुछ मानचित्र हम लोगों को दिखा रहा है, तो देख ही लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ये दोस्तों देखिए रेड वाला जो है चीनी शासकों का नियंत्रण में था, और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। और जो हरा वाला है वो कुषाण के नियंत्रण में था। और समुद्री मार्ग है कौन सा, इस कलर का जो है समुद्री मार्ग है। और यहाँ पे देख लीजिए ईरान शासक के नियंत्रण में था ये, और ये जो था रोमन शासक के नियंत्रण में था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं ये दोस्तों, यहाँ पर रुके ढूंढ लेते हैं हम लोग। देखिए रोमन साम्राज्य का कितना बड़ा नियंत्रण था, देख लीजिए। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, इस पर जो है रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था, इस मार्ग पर। ये मुख्य रूप से मार्ग है दोस्तों, और कोई देश वगैरह नहीं, मतलब मार्ग है। इस मार्ग पर रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। उसके बाद जो यहाँ पे हरा टाइप का देख रहे हैं वो कुषाण के नियंत्रण में था। तो हरा टाइप के यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हरा टाइप का, तो ये देख लीजिए इस पर कुषाण वर्ग का जो है नियंत्रण था। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रहा है, ये सब चीन का नियंत्रण था और ईरान का नियंत्रण था। ठीक है ना, तो ये सब दे रहा है यहाँ पे मुख्य रूप से। ठीक है ना। अब ये नीचे भी एक देखो दे रहा है, ये क्या दे रहा है, चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापार ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और फाडुका जो दक्षिण भारत में पड़ता है, अमर काडुका का यह रोमन नाम ही था। तो ये दे रहा है। ठीक है ना। पाडुका देख लीजिए यहाँ पे पाडुका दिया है, ये क्या था, कह रहा है कि पाडुका जो है अम्मिका मेडू का एक रोमन नाम है पाडुका। ठीक है ना। और दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत का पतन क्यों हो गया, तो वही यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मसाला था और काली मिर्च उसको निर्यात किया जाता था यहीं से। और चीनी, भारतीय, ईरान, अरबी, यूनानी, रोमन इस आदान प्रदान में भाग लेते थे। तो इसका भी कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब आगे की बात दे रहा है, इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, देख लीजिए। बोल रहा है आज से 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ दोस्तों, तो हुआ इसका विकास हुआ था 2300 साल पहले, और 100 साल चला, उसके बाद भी 2200 साल पहले इसका जो है पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नई राज्य का उदय हो गया, जैसे पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों के करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजा का शासन रहा। तो फिर हिंद यवन राजा आ जाते हैं, उसके बाद फिर इसके पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत का एक शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हो जाता है। तो शक का स्थापित होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुषाण भी आते हैं।
इसके बाद कुछ साल 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित नहीं कर दिया था। फिर शक के बाद तो वही शक कुषाण ये सब शासन कर रहे थे, और फिर वहाँ पे जो है गुप्त शासक आता है तो फिर ये सब शक वगैरह को हटाता है, शक को हरा देता है, जा कर के लड़ाई करता है, पराजित करता है, और उसके बाद वहाँ पे शक का शासन हो जाता है। तो बाद में कुषाणों ने भी यहाँ पे जो है शक के बाद कुषाण ने 2000 वर्ष तक शासन किया था, और उसके बाद फिर कुषाण के बाद यहाँ पे गुप्त शासन का जो है आया था। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, पुष्यमित्र शुंग एक राज्य की स्थापना की, और शुंगों के बाद कण्व आए, उसके बाद फिर वंशों का शासन चलता रहा, और फिर 1700 बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों ये लोग जो है शक को नहीं हरा पाए थे, ये क्या बोलते हैं गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना। 500 वर्षों शासन किया, फिर उसके बाद कुषाण आया, 2000 बाद शासन किया, फिर उसके बाद शुंग आया, शुंग के बाद कण्व आया, फिर तो इस तरह से वहाँ पे शासन चल रहा था। और फिर बाद में फिर वो कण्व ये सब को फिर अब यहाँ पे आता है, आज से 1700 साल पहले की बात करें तो गुप्त साम्राज्य वहाँ पे स्थापित हुआ। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था, यहाँ पश्चिम भारत और मध्य भारत का शासन कर रहे सातवाहन शासन के साथ इनके युद्ध हुए हैं। तो दोस्तों सातवाहन शासक यहाँ पे दे रहा है, देखिए सातवाहन शासक कुछ जो बहुत मतलब महान शासक थे, ठीक है ना। और यहाँ पे था सबसे महान शासक का नाम था क्या, ध्यान नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आगे चलिए, बोल रहा है कि 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक जो है टिका रहा, और उसके बाद 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में काटक वंश का स्थापना हुआ, और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व चेलो और पांडवों का भी शासन रहा। तो इस सबके बारे में दोस्तों पढ़ना है, अभी चिंता मत कीजिए, आप लोगों को बस नाम सुनते जाइए, फिर से हम लोगों को सब कुछ के बारे में पढ़ना है। बोल रहा है 1500 साल पहले पल्लव और चालुक भी का राज भी स्थापित हुआ था। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो कई राजा आए, उसके बारे में हमें जो सिक्का, पांडुलिपि, पुस्तक आदि से पता चलता है कि कौन कब आए थे, ठीक है ना। और सब अपने अपने सिक्का से लाए, पांडुलिपि लिखे छोड़कर गए, तो पता उससे चलता है। इस सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हुए जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उसके बाद उद्योग और व्यापार में प्रगति भी हुई। व्यापारियों को एक तरफ से जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन में रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशियाई, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुल गए थे। मंदिर और स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें भी लिखी गई, और साथ साथ वैज्ञानिक खोज भी हुआ। तो इतना सारा विकास हो गया था, उसके बाद इतनी सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक की बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देख लीजिए सबके अलग अलग सिक्के थे, देख रहा है यहाँ पे सातवाहन सिक्का दे रहा है, यहाँ पे शक सिक्का दे रहा है। तो इस तरह से ज्ञात होता है सिक्का वगैरह से देख करके। यहाँ पे देख लीजिए एक कुषाण का सिक्का दोस्तों, सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण ने ही चलाया था। ये हिंद एवन का सिक्का है, देख लीजिए। तो यही था दोस्तों, यहीं तक इस चैप्टर का था, और इस चैप्टर का जो अंत हो गया। अब आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देखिएगा तो देख लीजिएगा, और फिर आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।